हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हमारी फार्माकोलॉजी सेकंड चल रही थी बीफार्म 5th सेमेस्टर में। तो यहाँ पे देखिए हमने जो कवर करा था लास्ट वीडियो में वो था ड्रग यूज्ड इन CHF यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो यहाँ तक कि ना पिछली वीडियोस को देख लेना, जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हम जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी बोले तो अपोज करना, हाइपरटेंसिव बोले तो हाइपरटेंशन, बोले तो हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि ऐसी ड्रग जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज़ की जाती है, उनकी पूरी फार्माकोलॉजी आपने बतानी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरल पर्पज से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आजकल जो है बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ते रहते हैं लोगों के। तो आपको बहुत सी जनरल चीज़ें यहाँ पर समझ में आने वाली हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हाइपरटेंशन होता क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसके सिम्टम क्या हैं। देन देखेंगे कि कौन कौन सी ड्रग उसको ठीक करने में यूज़ की जाती है, पूरा क्लासिफिकेशन, एंड साथ में साथ उसकी पूरी फार्माकोलॉजी एंड मोड ऑफ एक्शन वगैरह। ठीक है, तो इसको हम कवर करने वाले हैं। बाकी जो अदर सब्जेक्ट है मेडिसिन, केमिस्ट्री और आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी वगैरह, तो उनके जो वीडियोज़ हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछे गए हैं, क्योंकि हम इनको साथ के साथ सॉल्व करके चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन शॉर्ट में बनाया कि एनलिस्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी जो ऐसी ड्रग है, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर की, जो ली नहीं जा सकती, तो वो आपने यहाँ पे सिंपल उनकी लिस्ट बतानी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है इंपॉर्टेंट, वो है क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, पूरी तरीके से क्लासीफाई कीजिए। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में डिटेल में बताना, उनकी पूरा मोड ऑफ एक्शन डिटेल में बताना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। एक बार यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आया था राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट। तो नाइट्रेट भी एक टाइप है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का। तो यहाँ पे 2 मार्क्स में क्वेश्चन इस टाइप से बनता है। एंड एक बार यहाँ पे देखिए पूरा लॉन्ग में क्वेश्चन बना है 10 मार्क्स में कि एनलिस्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग गिव फार्माकोलॉजी ऑफ नाइट्रेट। यहाँ पे पूरी फार्माकोलॉजी नाइट्रेट की देनी है और क्लासीफाई करना है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को। एक शॉर्ट में क्वेश्चन बनाया कि एनलिस्ट ड्रग एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो ये भी एक टाइप है ड्रग का, जो कि यहाँ पे आप समझने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। एंड नेक्स्ट में अगर हम बात करें, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग में ही बना है, वो है इलस्ट्रेट फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। पूरी जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है वो आपने पहले बतानी है, फिर क्लासीफाई करके उनकी फार्माकोलॉजी बतानी है। एंड डिज़ाइन ड्रग थेरेपी फॉर मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं, पहले वो आपने बतानी है। तो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो इनको हम देखते हैं प्रॉपर तरीके से। बाकी जो ये नोट्स हैं उनको आप फार्मेसी वाला ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी कि वो ड्रग जो कि हाइपरटेंशन को, या बोले तो जब हमारा बीपी हाई हो जाता है उसको रिड्यूस करने के लिए या उसको कम करने के लिए दी जाती हैं, वो हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहलाती हैं। बात करते हैं, आपको ब्लड प्रेशर पता ही होगा। ब्लड प्रेशर क्या होता है, यानी कि जो हमारा ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में बहता है और उन पर एक प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, ये हमारी ब्लड वेसल है और इसमें हमारा ब्लड बह रहा है। तो ये जब ब्लड बहता है तो ये जो है, जो हमारी ब्लड वेसल्स की बॉल है उन पर ये एक प्रेशर भी लगाता है, और उसके बदले में उल्टा प्रेशर, मतलब जो वॉल्स है वो ब्लड पर भी लगाती हैं। उसी को हम बोलते हैं बीपी, यानी कि ब्लड प्रेशर। और जब ये जो है बढ़ जाता है उसी को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो बात करते हैं, यानी कि एक कंडीशन व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज देन नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, 120 होता है हमारा सिस्टोल का और 80 होता है डायस्टोल का। जब ये होता है वो नॉर्मल होता है। अगर इससे ज़्यादा हमारा बीपी होता है वो हमारा हाइपरटेंशन कहलाता है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं, जो हमारा हाई बीपी जब हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम और हो सकती है, फिर वो किन किन चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहला हार्ट फेलियर, यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारा जो हार्ट है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड पंप नहीं करेगा, ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा किडनी फेलियर हो सकता है और कुछ और हार्ट से रिलेटेड डिसीज हो सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है जब आपका बीपी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। बात करते हैं कॉजेज़ क्या है हाइपरटेंशन के, या बोले तो किन रीज़न की वजह से ये हो सकता है। सबसे पहला है वैसो कंस्ट्रिक्शन। आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे कि बात करें, जैसे कि नॉर्मली हमारा जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में बहता है। सपोज ऐसी हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल है, क्या करें कि इसको हम आगे से दबा दें या इसको थोड़ा नैरो कर दें, इसको कंस्ट्रिक्ट कर दें। जैसे कि पाइप में पानी बहता है तो उसको हम आगे से इस तरीके से दबा देते हैं, तो क्या होता है, वो पानी बहुत तेज़ बहने लगता है, बोले तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है। यानी कि जहाँ पे ये ब्लड
ब्लड इस तरीके से नॉर्मल बह रहा था, अगर उसको हम ब्लड वेसल को पतला कर देते हैं तो वही ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ बहेगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा रीज़न है देखिए सोडियम रिटेंशन या टू मच सॉल्ट डाइट। अगर सॉल्ट या ले बोले तो सोडियम की डाइट ज़्यादा ले, आपने डॉक्टर से सुना होगा अगर आपका बीपी बढ़ जाता है तो आपने सोडियम या बोले तो नमक कम से कम लेना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा रोल ये निभाता है। अभी हम इसका मोड ऑफ एक्शन जब देखेंगे मेडिसिन का तब आपको बेटर समझ आएगा, वहाँ पर हम देखेंगे। नेक्स्ट है हाई ब्लड वॉल्यूम। अगर देखिए क्या हो कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाए, सपोज करिए हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल इस तरीके से ब्लड बह रहा है, जिसमें सपोज करिए 4 लीटर ब्लड जो है पर मिनट बह रहा है। मैं नॉर्मली एग्जांपल बस आपको बता रहा हूँ, 4 लीटर ब्लड 1 मिनट में इस तरीके से नॉर्मल ब्लड वेसल से बह रहा है। क्या हो कि वहाँ पे हम जो ब्लड का अमाउंट है वो 6 लीटर कर दें तो वो उतने ही प्रेशर से थोड़ी बहेगा, बल्कि हाँ प्रेशर बढ़ जाएगा जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम वहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक रीज़न है। इसके अलावा स्मोकिंग या तंबाकू वगैरह लेने से भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है वो है देखिए लो पोटेशियम लेवल इन डाइट। अगर डाइट में आप बहुत ही कम पोटेशियम ले रहे हैं तो तब भी प्रॉब्लम आपको होगी, यानी कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर आप ओवर वेटेड है और फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं तो ये प्रॉब्लम यानी कि हाइपरटेंशन की आपको देखी जा सकती है। तो ये इसके कॉजेज है। बात करते हैं कौन कौन से सिम्टम्स हैं देखिए हाइपरटेंशन के। तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहला है चेस्ट पेन। अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो आपकी जो जिस तरफ हार्ट है वहाँ पे चेस्ट में पेन हो सकता है और कन्फ्यूज़न हो सकता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रह सकते हैं, ये इसके कॉजेज सिम्टम है। इसके अलावा ईयर बजिंग, ईयर में कई तरह की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। आरिथमिया यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट आपकी रह सकती हैं। विजन चेंज हो सकता है, नोज ब्लीडिंग हो सकती है, आपकी नाक से भी ब्लड बह सकता है। तो ये इसके कुछ सिम्टम हुए हाइपरटेंशन के। और इसके अलावा देखिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बात करें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन की कौन कौन सी ड्रग हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। देखिए 8 कैटेगरीज हैं, सबका मोड ऑफ एक्शन अलग है, सबकी ड्रग अलग है, काम एक ही है, काम करने का तरीका अलग है। तो बात करते हैं जो यहाँ पे पहला है वो है एसीए इनहिबिटर यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ये वो ड्रग है इस एंजाइम को इनहिबिट करके अपना असर दिखाएंगे। नेक्स्ट है एंजियोटेंसिन सेकंड एंटागोनिस्ट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डायूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, वासोडाइलेटर्स एंड रेनिन इनहिबिटर। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम इनका देखिए मोड ऑफ एक्शन समझते हैं। सबसे पहला है देखिए एसीई इनहिबिटर, यानी कि जैसे कि नेम आ रहा है एसीई यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ये ऐसी ड्रग होंगी जो कि इस एंजाइम को यानी कि एसीई एंजाइम को इनहिबिट करके अपना असर दिखाएंगे। और ये कहाँ पे इनहिबिट करती हैं, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि आखिर इस एंजाइम का काम क्या होता है। तो ये जो एंजाइम है ये अपना रोल निभाता है रास सिस्टम में। रास सिस्टम बोले तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। आपने देखिए सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूं कि देखिए रास सिस्टम जो है एक हमारा एक सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी में अपना काम करता है और ये जो है हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो होता क्या है देखिए सिस्टम में, तो यहाँ पे एक प्रोटीन रिलीज होती है लिवर से जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजिन। तो ये जो प्रोटीन है इसको एक एंजाइम यानी कि जिसका नाम है रेनिन जो कि किडनी से रिलीज होता है, वो इस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। उसके बाद क्या होगा, ये जो हमारा यहाँ पे इंटरमीडिएट बना है एंजियोटेंसिन फर्स्ट, इसको एक एंजाइम यानी कि एसीई, इसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। और जैसे ही एंजियोटेंसिन सेकंड बनता है हमारा बीपी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। उसका रीज़न क्या है, जैसे ही एंजियोटेंसिन सेकंड अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड होगा, क्योंकि इसके रिसेप्टर होते हैं तो ये वैसो कंस्ट्रिक्शन कर देता है। जो आपकी ब्लड वेसल्स पहले नॉर्मल थी, नॉर्मल बोले तो जैसे इस तरीके से वहाँ पे नॉर्मल ब्लड बह रहा था तो उसको और ज़्यादा थोड़ा पतला कर देता है। तो यहाँ पे इसका ये रोल होता है। बाकी जैसे ही एंजियोटेंसिन सेकंड बनेगा तो ये हमारी ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड, तो ये उससे एक हार्मोन को सीक्रेट करवाएगा जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और इस हार्मोन का क्या काम है, तो ये जो है कुछ हमारी चीज़ें हैं जैसे कि सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और वाटर जो है उनके रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। देखिए मैं आपको याद दिला दूं, जैसे कि आपने पढ़ ही लिया होगा कि जो हमारा जो यूरिन है वो कब बनता है, जब हमारा जो ब्लड है जब वो फिल्टर हो जाता है उसके बाद जो बचता है वो हमारा यूरिन कहलाता है। बोले तो यहाँ पे हम किडनी की बात कर रहे हैं, किडनी में ये काम हो रहा है। तो यहाँ पे लास्ट मोमेंट में क्या होता है, यूरिन से भी कुछ चीज़ें रीअब्जॉर्ब की जाती हैं जैसे कि सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोरीन आयन है। तो ये कब रीअब्जॉर्ब की जाती हैं, जब एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। जैसे ही वो रिलीज होगा हार्मोन तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और उससे फाइनली होगा क्या, हमारा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा। या फिर जो है सोडियम की हम बात कर रहे थे, सोडियम का इनटेक या बोले तो उसका वहाँ पे क्या बोले तो अमाउंट बढ़ेगा ब्लड में, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ऐसे हमारा रास सिस्टम काम करता है। ये हर बार ब्लड प्रेशर को बढ़ाते ही नहीं है,
बल्कि कभी कभी हमको तो ब्लड प्रेशर की ही ज़रूरत पड़ती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। लेकिन कभी कभी जो प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको ठीक किया जाता है, तो उसी को ठीक करने में इन मेडिसिन का यानी कि ACE इन्हिबिटर का यूज़ किया जाता है। तो ये मेडिसिन करेंगी क्या, जैसे कि यहाँ पे एक एंजाइम था ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो इस पर ही जाके ये काम करेंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, हमारी टैबलेट है, यहाँ पे काम करेगी तो क्या होगा, एंजियोटेंसिन सेकंड एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं होगा। जब ये कन्वर्ट नहीं होगा, ना ही रिसेप्टर से बाइंड होगा अपने से, ना ही वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा। इतना तो इतना, इसके अलावा जो आगे की प्रोसेस हमारी हो रही थी ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। फाइनली हमारा जो BP है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं, देखिए यहाँ पे वही मैंने सारा कुछ दिखा रखा है, ये मतलब कि वही थ्योरी में लिख दिया है। और यहाँ पे कौन कौन से मेडिसिन है उनके लास्ट में देखिए, जो हमारी ACE इन्हिबिटर है उनके लास्ट में प्रिल जुड़ा होता है, जैसे कि कैप्टोप्रिल है, इनिलेप्रिल है, लिसिनोप्रिल है, रैमीप्रिल है। तो ये मेडिसिन इस तरीके से होती हैं। यहाँ पे यूजेस की बात करें किसको ठीक करने में काम आएंगी, तो वही जो कि हम देख रहे हैं, यानी कि हाई BP को ठीक करेंगी, हाइपरटेंशन को, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर CHF को, और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को भी ये दूर करती हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ का जो रिस्क होता है उसको भी ये कम कर देती हैं। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। बात करते हैं सेकंड कैटेगरी जो है, वो भी बहुत ही आसान है इससे समझना, जो कि एंजियोटेंसिन सेकंड एंटागोनिस्ट। जैसे कि हमारा एंटागोनिस्ट, ये एंजियोटेंसिन सेकंड के जो रिसेप्टर्स हैं उनको जाके ब्लॉक कर देंगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, दिस ड्रग्स वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर प्रेजेंट इन RAS सिस्टम। ये भी यही काम करेंगे RAS सिस्टम में ही। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड बन जाता था, तो क्या हो कि अगर जो उसके रिसेप्टर पे जाके वो बाइंड हो रहा है उन्हीं के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें, तो उसका जो असर है वैसो कंस्ट्रिक्शन का वो नहीं होगा। फाइनली BP कम हो जाएगा, यानी कि वैसो कंस्ट्रिक्शन रुक जाएगा। यहाँ पे दिखा रखा है जैसे कि एंजियोटेंसिन सेकंड जो कि ब्लू कलर में है, अगर वो अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है तो वो अपना एक्शन दिखाएगा। अगर हम क्या करेंगे, रेड कलर में जो है अगर एक मेडिसिन देना हो, इसको ब्लॉक करवा दें रिसेप्टर को, तो एंजियोटेंसिन अपना एक्शन नहीं दिखाएगा। जब एक्शन नहीं दिखाएगा तो BP कम हो जाएगा। ऐसे ही मेडिसिन काम करती हैं। कौन कौन सी मेडिसिन है ये, जैसे कि लोसार्टन है, टेलमिसार्टन है, कैंडेसार्टन है, वालसार्टन है। तो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। 2 कैटेगरी हमने कवर करी है। नेक्स्ट देखिए, जो कि हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जैसे कि हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यानी कि कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करेंगी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर कैल्शियम का रोल क्या है BP को बढ़ाने में। तो अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूँ कि देखिए, जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना, वो कैल्शियम की वजह से ही होता है। लास्ट वीडियो में CHF में मैंने बताया था कि जब हमारा ब्लड अच्छे अमाउंट में, या बोले तो सफिशिएंट अमाउंट में जो हमारा हार्ट पंप नहीं कर पाता है, तो उसका रीज़न यही है कि हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो उसका रीज़न क्या था, वहाँ पे कैल्शियम की कंसनट्रेशन घट जाती थी। यानी कि अगर कैल्शियम आयन है तभी कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर कैल्शियम आयन बढ़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो ब्लड वेसल जैसे पहले वो चौड़ी थी वो थोड़ी बहुत ही पतली हो जाती है। तो फाइनली हमने करना क्या होगा, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करना होगा, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो मेडिसिन्स होती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये सेफ होती हैं डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, अस्थमा के पेशेंट के लिए, हाइपरलिपिडीमिया के भी पेशेंट के लिए। एग्जाम्पल जैसे कि एम्लोडिफिन है, निफेडिपिन है, डाइल्टेजेम है, बेरापामिल है, ये हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। मोड ऑफ एक्शन वही है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगी। जो कि कैल्शियम चैनल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में और ब्लड की जो वेसल्स है दोनों में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि ये हमारी सपोज करिए ब्लड वेसल की हम बात कर रहे हैं, इतना पोर्शन हम ले रहे हैं, ये ब्लड वेसल है हमारी, तो मतलब ब्लड वेसल की एक सेल है। तो यहाँ पे कैल्शियम चैनल प्रेजेंट है, जिससे कैल्शियम हमारी सेल के अंदर एंटर करता है और फिर ये सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे फर्दर बहुत ज़्यादा कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। फाइनली वो मसल कॉन्ट्रैक्शन या बोले तो ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं। क्या हो कि अगर हम ऐसी मेडिसिन दें कि इसी चैनल को यहाँ ब्लॉक करवा दें, तो आगे की जो प्रोसेस है कैल्शियम चैनल का बढ़ना या फिर उनको फिर अपने रिसेप्टर से आके बाइंड होना और मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना, वो रुक जाएगा। यानी कि वैसो कंस्ट्रक्शन रुका, ब्लड प्रेशर हमारा ठीक हुआ। तो ऐसे ही अपना असर दिखाती हैं। वही स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हमने ली, कैल्शियम चैनल ब्लॉक हुए, कैल्शियम फिर एंटर नहीं करेगा। उसके बाद क्या होगा, कैल्शियम की कंसनट्रेशन घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फाइनली कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगी, रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको नज़र आएगा, साथ के साथ BP भी आपका घट जाएगा। तो ऐसे ही काम करती है। बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से इसके यूज हो सकते हैं, जैसे कि एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन जो हो रहा था वो ठीक हो जाएगा, हाइपरटेंशन ठीक हो जाएगा, अरिथमिया रेगुलर हार्ट बीट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, अदर हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी आपकी ठीक हो जाएंगी। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट है जो हमारी कैटेगरी है वो है डायूरेटिक्स।
देखिए डायूरेटिक्स की बात करें तो ये हमारी वो मेडिसिन हैं जो कि डायूरेसिस कराती हैं, या बोले तो डायूरेसिस क्या होता है, जब यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, हमको बार बार यूरिन आता है, तो उसको हम डायूरेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपने एक कॉन्सेप्ट समझना है कि देखिए यूरिन आखिर बनता कैसे है। जैसे कि हमारा ब्लड है, जब वो ब्लड फिल्टर हो जाता है तो फालतू की चीज़ें जो बचती हैं वही तो हमारा यूरिन कहलाता है। यानी कि क्या हो कि अगर हम यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ा दें तो क्या होगा, एक पॉइंट समझना कि थोड़ा बहुत आपका ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, होगा ना होगा, क्योंकि ब्लड से ही तो यूरिन बन रहा है। तो जब यूरिन बार बार हम करेंगे, बार बार करेंगे, तो ब्लड का वॉल्यूम कम होगा। जब ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो जो ब्लड का अमाउंट बढ़ा था, या फिर जो कंस्ट्रक्शन हमारे ब्लड वेसल्स में हुआ पड़ा था, वो जो है ठीक हो जाएगा, हमारा ईजिली वहाँ से ब्लड जो है वो फ्लो हो जाएगा। ये तो होगा ही होगा। साथ के साथ यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो हो जाता है, जैसे कि आपने पढ़ाई था कि जब किडनी लास्ट मोमेंट पे जब यूरिन वो सीक्रेट करने वाली होती है, एक्सक्रेट करने वाली होती है, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें जैसे कि सोडियम आयन है, क्लोरीन आयन है, या फिर पोटेशियम आयन है, वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में। और जो कि सोडियम आयन जो है वो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है बीपी को बढ़ाने के लिए। क्या हो कि उनको हम ज़्यादा बाहर निकाल दें, दोबारा से रीअब्जॉर्ब नहीं करा पाए, तो क्या होगा, बीपी हमारा कम हो जाएगा। तो यही इसका मोड ऑफ एक्शन है। देखिए यहाँ पे डायूरेटिक्स का लिखा है कि डायूरेटिक्स वो मेडिसिन है जो कि यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देती हैं। ये डायरेक्टली हमारे किडनी पे जाके काम करेंगी, और जो हमारे कुछ आयंस हैं जैसे कि सोडियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, ये उसको जल्दी से जल्दी और ज़्यादा अमाउंट में बाहर फेंकेंगी हमारी बॉडी से, और वाटर को भी ये रीअब्जॉर्ब नहीं होने देंगी, यानी कि कम रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि फ्यूरोसेमाइड है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड है, इंडापेमाइड है, स्पाइरोनोलैक्टोन है। तो ये जो है देखिए मोड ऑफ एक्शन मैंने आपको बता ही दिया है क्या है, कि डायूरेटिक्स देखिए क्या करेंगी, यूरिन के एक्सक्रेशन को बढ़ा देंगे। जैसे ही यूरिन का एक्सक्रेशन बढ़ेगा तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन और वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा, किसमें, ब्लड में, और उसके अलावा ब्लड वॉल्यूम थोड़ा बहुत डिक्रीज होगा और बीपी हमारा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका काम हुआ। बात करते हैं, देखिए डायूरेटिक्स जो है यहाँ पे उनके लिए एक सेपरेट यूनिट यहाँ पे दे रखी है, जो कि हमारी यूनिट सेकंड है, जिसमें आप देखोगे डायूरेटिक्स एंड एंटी डायूरेटिक्स। तो पूरा यहाँ पे हम डिटेल में देखने वाले हैं, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिलहाल आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि डायूरेटिक्स हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहला है थायाजाइड। थायाजाइड जो है वो उनका जो इफेक्ट होता है माइल्ड टू मॉडरेट, यानी कि थोड़ा हल्का होता है। किसके बेस पे, मतलब वो हाइपरटेंशन को थोड़ा बहुत कम करती हैं। एग्जांपल आप देखोगे जिसके हाइड्रोक्लोरथायाजाइड है, इंडापेमाइड है एंड मेटालाजोन है। तो इनका भी काम करने का तरीका अलग होता है, मतलब 3 कैटेगरी हैं, तीनों का अलग अलग जगह पे। वो किडनी में नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में भी अलग अलग जगह पे वो काम करेंगे। नेक्स्ट है देखिए लूप डायूरेटिक्स, जो कि काफ़ी हैवी आप बोल सकते हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव आप बोल सकते हैं डायूरेटिक्स होती हैं, जो कि एग्जाम्पल हैं जैसे कि फ्यूरोसेमाइड है, ब्यूमेटाइनाइड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जो कि मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। हम नेक्स्ट जो सेकंड यूनिट है वहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो भी हम देखेंगे। और इनको हम हाई सीलिंग डायूरेटिक्स भी बोलते हैं, यानी काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, जैसे कि हमारा पोटेशियम स्पेयरिंग, ये जो है पोटेशियम को स्पेयर करके रखती हैं, पोटेशियम को रोक के रखती हैं, बाकी आयंस को बाहर निकालती हैं फटफट से। तो यहाँ पे देखोगे विदाउट लॉसिंग पोटेशियम आयन ये अपना एक्शन दिखाती हैं। एग्जांपल एमिलोराइड है, स्पाइरोनोलैक्टोन है, लेकिन ये बहुत ही कम इफेक्टिव होती है। तो ये जो सारी तो तीनों कैटेगरी हैं, उनका असर जो होता है, या बोले तो काम करने का तरीका जो होता है, वो अलग अलग तरीके से काम करती हैं, अलग अलग नेफ्रॉन के पार्ट पे जाके काम करते हैं। वो हम डिटेल में सेकंड यूनिट में देखेंगे, इतना आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है, वो हमारी बीटा ब्लॉकर। तो थोड़ा सा देखिए मैं आपको फ्लैश में ले जाऊँ, अगर आपने 4th सेमेस्टर सही तरीके से पढ़ा है तो आपने देखिए, या फिर 10th 12th में भी आपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट वाला। यानी कि जहाँ पे सपोज करिए हमारे सामने कोई कुत्ता आ गया, कोई शेर आ गया, तो हम जो है बहुत ही तेज़ी से वहाँ पे भागने लगते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। तो कब होती हैं, जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। आखिर वो होता क्यों है ऐसा, तो होता क्या है कि वहाँ पे हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में अल्फ़ा, बीटा, ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं रिसेप्टर से उनके न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड होते हैं। कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हैं, अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि एपिनेफ्रीन है, एपिनेफ्रीन, जिसको हम एड्रेनालिन भी बोलते हैं, ठीक है, और नॉरएपिनेफ्रीन। तो ये जो है हमारे क्या है,
एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि अपने रिसेप्टर से जब भी बाइंड होते हैं तो हमारा बीपी, हमारा हार्ट रेट, हमारा ब्लड का हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। क्या हो कि अगर हम इन्हीं अल्फ़ा या बीटा जो रिसेप्टर है उनको जाके किसी मेडिसिन से ब्लॉक कर दें तो एफिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन उनसे जाके बाइंड नहीं होंगे। जब वो बाइंड नहीं होंगे तो बीपी हमारा कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वही है, देखिए, बीटा रिसेप्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट। व्हेन सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन अपने रिसेप्टर से बाइंड होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हार्ट बीट बढ़ती है, और जब हार्ट रेट या हार्ट बीट बढ़ जाती है यानी कि बीपी भी बड़ा होता है। तो बात करते हैं काम करने का तरीका क्या होगा। सिंपली कुछ नहीं करना, दिस ड्रग वर्क्स बाय ब्लॉकिंग बीटा रिसेप्टर को जाके वो ब्लॉक कर देंगे। फिर नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा। जब रिसेप्टर से बाइंड नहीं होंगे वो कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगी, बीपी कम हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जैसे कि मेडिसिन जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती है, आपने अपने घर में अगर देखी भी हो, जैसे कि एटेनोलोल है, मेटोप्रोलोल है, प्रोप्रेनोलोल है, बिसोप्रोलोल है, लेविटोलोल है। तो ये इस तरीके से बीटा ब्लॉकर हमने यहाँ पे कवर करी हैं। इसी तरीके से हमारी कुछ अल्फ़ा ब्लॉकर भी हैं। अल्फ़ा ब्लॉकर का भी सेम काम है, जो कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ही एक रिसेप्टर होता है जहाँ पे हमारे वही नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जाके बाइंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं, हार्ट बीट को बढ़ाते हैं। तो क्या हो कि अगर हम अल्फा रिसेप्टर को ही जाके ब्लॉक कर दें किन मेडिसिन से, डोक्साजोसिन जैसी मेडिसिन है, टेराजोसिन है, पैराजोसिन है, एल्फुजोसिन है, तो उनसे अगर हम ब्लॉक कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम जो थी हमारी हाई बीपी की वो ठीक हो जाएगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे कि सपोज करिए इस तरीके से कुछ सीन होता है। एक ये है हमारा और एक ये है, ठीक है। तो ये इस तरफ, तो ये जो है ये हमारा मतलब न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि अगर ये यहाँ पे अपने रिसेप्टर से बाइंड होते हैं तो हमारा बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, बीपी हमारा यहाँ पे दोनों तरफ बढ़ जाता है। और क्या करें कि अगर हम यहाँ पे कुछ मेडिसिन दे दें, कुछ इसी शेप में, कुछ इस तरीके से मेडिसिन यहाँ पे आके लगा दें, इसको फिट करा दें, तो ये हमारे उस न्यूरोट्रांसमीटर से जाके पहले बाइंड हो जाए तो उसको ये ब्लॉक कर देगी, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी। जब रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो ये बेशक कितना ही बढ़ जाए, कितना ही यहाँ पे पास आ जाए, अपने एक्शन नहीं दिखाएगा। जब नहीं एक्शन दिखाएगा यानी कि बीपी नहीं बढ़ेगा। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया। बात करते हैं जो कि हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है, जो कि हमारी वैसोडाइलेटर। तो जैसे कि हमारा वैसोडाइलेटर यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो पहले इस तरीके कंस्ट्रिक्ट हुई पड़ी हैं उनको थोड़ा डायलेट कर देंगी, थोड़ा चौड़ा कर देंगी। आखिर ये करेंगी कैसे काम, वही हम देखते हैं। सो सिंपली ये डायरेक्टली जो है हमारी स्मूथ मसल्स पे जो वेसल्स की ब्लड वेसल्स की होती हैं या फिर जो ब्लड वेसल्स होती हैं डायरेक्टली वहीं पे जाके काम करती हैं। तो देखिए, सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है कि दीज आर दोज ड्रग विच डायरेक्टली रिलैक्स द वेस्कुलर स्मूथ मसल। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहीं पे डायरेक्टली काम करती हैं और जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करा देती हैं, इसलिए हमारा ब्लड वहाँ से फ्लो होने लग जाता है। तो एग्जाम्पल जैसे कि ड्रग है हमारी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, हाइड्रोलाजीन है, नॉक्सिडिल है, डाइगोक्साइड है, ये हमारी वैसोडाइलेटर होती हैं। काम करने का क्या तरीका है, तो ये देखिए, जो पोटेशियम चैनल्स जो होते हैं ये उनको ओपन कर देती हैं, उनको एक्टिवेट कर देती हैं। जैसे ही पोटेशियम चैनल एक्टिवेट होते हैं स्मूथ मसल में, जैसे कि बात कर रहे हैं कहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले कैल्शियम चैनल दिखाया था ना, ठीक उसी तरीके से मतलब वहीं पे हमारा, जैसे अगर आप जूम करोगे तो जैसे कि मैं अगर थोड़ा सा पीछे दिखाऊं, जैसे हमारा कैल्शियम चैनल था तो यहाँ पे साइड में ही पोटेशियम और सोडियम चैनल भी होता है, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया। तो ये क्या करेगा, जो पोटेशियम जो चैनल है उसको ये एक्टिवेट कर देगा। वहाँ से जो पोटेशियम है वो सेल के बाहर निकलने लग जाएंगे, सेल के आउटसाइड वो निकलने लग जाएंगे। तो क्या होगा, वहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन होगा। बोले तो पोटेशियम में प्लस चार्ज होता है, जब वो बाहर निकल जाएंगे तो अंदर जो है नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम की कंसंट्रेशन फिर घट जाएगी। कैल्शियम जैसे ही घटेगा कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा वहाँ पे, और बीपी भी हमारा कम हो जाएगा। इस तरीके से कुछ वैसोडाइलेटर का मोड ऑफ एक्शन है, आपने यही लिख देना है। लेकिन देखिए, यहाँ पे एक ड्रग है हमारी नाइट्रोप्रोसाइड। आप यहाँ पे देखोगे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड थी, तो इसका मोड ऑफ एक्शन थोड़ा अलग है। तो ये करती क्या है, ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करती है जिसका नाम है ग्वानिलेट साइक्लेज एंजाइम। तो ये एंजाइम करता क्या है, ये एटीपी को, जो हमारी एटीपी होती है उसको कन्वर्ट कर देता है सीएएमपी में, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। तो उसकी कंसंट्रेशन जब बढ़ती जाती है तो वो हमारा वैसोडाइलेशन कॉज करती है, कौन, सीएएमपी। तो ये हमारी वैसोडाइलेटर एग्जाम्पल आपने ध्यान से याद रखने हैं।
लास्ट हमारी कैटेगरी बची है देखिए, वो है हमारी रेनिन इनहिबिटर्स। तो रेनिन इनहिबिटर्स देखिए वो हमारी ड्रग्स हैं जो कि रास सिस्टम पे ही जाके काम करेंगी। रास सिस्टम जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो जैसे अभी आप यहाँ पे देखोगे हमारा रास सिस्टम है, तो यहाँ पे जो रेनिन है किडनी से एक एंजाइम रिलीज हो रहा था जो कि एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर रहा था। क्या हो कि अगर हम रेनिन को ही ब्लॉक कर दें तो आगे की जो प्रोसेस इतनी चल रही थी वो सारी की सारी रुक जाएंगी, यानी कि बीपी हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है हमारी रेनिन इनहिबिटर ये अपना असर दिखाती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि एलिसग्रेन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, इस कैटेगरी की एक ही ड्रग है, तो ये ऐसे अपना असर दिखाती हैं। तो सिंपली देखिए वही जो रास सिस्टम का जो पूरा मोड ऑफ एक्शन है वही मैंने दोबारा से यहाँ पे पूरा लिख दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारी पूरी जो 8 कैटेगरी थी, क्लासिफिकेशन जो हमने किया था ड्रग्स का, वो कवर हो चुका है। तो पूरा यहाँ पे जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है वो हमारी कवर हो चुकी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था।